वर्ब एडवांस सुमित करा देंगे, बैकअप देखने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब एडवांस करा देते हैं इसके बाद, है ना। योर प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। इसका होगा वाई डू वी चेंज वन क्लॉज इन एक्टिव वॉइस। देखो बात क्या है ना, ऐसा कुछ नहीं है राघव, अगर एक्टिव दिया है तो पैसिव बनाओ, पैसिव दिया है तो एक्टिव बनाओ, ठीक है। इसीलिए अगर एक्टिव था तो उसको पैसिव बनाया गया होगा। इट्स और इट इज का डिफरेंस देखो, ITS होता है सुमन तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर किसी डॉग का चेन की बात करेंगे तो मैं कहूँगी इट्स चेन, ITS, इट्स बताता है उसका। IT' जो है ना वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जो आप इट इज लिखे हो ना उसी का तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म IT' है, ठीक है। Govind said the manager sternly, I command you to tell me what the old man said. देखो the old man ऐसे कह सकते हैं ना, the manager sternly commanded Govind, खत्म मामला, I command you भी खत्म हो गया। The manager sternly commanded Govind to tell him what the old man had said. देख रहे हो, The manager sternly commanded Govind, इतना लिख दोगे तो I command you खत्म हो जाएगा। टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, तो हो गया commanded Govind to tell him what the old man had said। चलो और बताओ, आगे करें। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किए थे ना, देखो तो जरा, अब आगे करते हैं।
लिख लिया? चलो देखो ध्यान से, डोंट सिट हियर, लग रहा है ना मना किया जा रहा है। जब मना किया जाता है तो क्या कहते हैं? फॉरबिड, उसका सेकेंड फॉर्म फॉरबिड है। ही फॉरबिड, अब किसको पता नहीं, सेड टू हिम या मी तो दिया नहीं है, तो अगर नहीं पता है तो हम फर्स्ट पर्सन मान लेंगे, है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन अगर मानोगे ना तो फिर ये भी ही और उसके बाद भी हिम, तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आपको। ही फॉरबिड मी के बाद टू लगाएंगे, टू सिट हियर का देयर। और जब ऐसा इंस्ट्रक्शन कोई दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि कहीं गिर ना जाओ, तो कहते हैं यहाँ मत बैठो क्योंकि गिर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर हम जोड़ना चाहे सेंटेंस को तो एस या बिकॉज से जोड़ लें। एस किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है? मुझे ही, तो आई और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी माने हैं तो आई हो गया। मे बनेगा माइट, फॉल बेस फॉर्म ही रहेगा, और डाउन मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म ही होता है। He forbade me to sit there as I might fall down। देखो दो अलग अलग लिखा मैंने, लेकिन उसको जोड़ना पड़ेगा आपको फिर, क्योंकि मैंने कहा था फुल स्टॉप वगैरह हम लगा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आओ, he said may I help you। देखो ये जो may I help you है ना, आपको महसूस खुद नहीं होता है कि may I help you, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एक तरह से अपना जो सहायता है वो ऑफर किया जा रहा है। तो इसीलिए इसमें आप मूड समझ के करोगे, और इसके मूड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बनेगा ही ऑफर्ड मी हिज हेल्प। देखो आप खुद सोचो, मे का ना माइंड किया है ना, ना ही कोई मैंने उसमें आपको सेड आस्क्ड में चेंज किया क्वेश्चन मार्क होने के बावजूद, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कुछ क्वेश्चन मूड पे भी बेस्ड होता है। अगर मैं कहूँ मे आई हेल्प यू, तो किस मूड में हूँ मैं? आपको अपने हेल्प को ऑफर करने के मूड में हूँ, है ना। बस जो बना है वो कहीं किसी तरह के नियम कानून के अकॉर्डिंग नहीं बना, तो इसलिए मूड वाले क्वेश्चन हमेशा सारे नियमों को ताक में रख के बनाया जाता है ना। अब आओ, ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है। देखो ये जो वर्ड येल है ना, इसका मतलब होता है शाउट, तो मैं येल्ड लिख दूं या शाउटेड लगा दूं? दोनों जगह सेम चीज हो सकता है। अब देखो येल के साथ जब एट लगाते हो ना, तो किसी पे चीखने की बात करते हो। अगर मैं कहूँ ही येल्ड एट मी, इसका मतलब वो मेरे पर चीखा। अब आप किसी पर जब चीखते हो तो गुस्से में चीखते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे खुद महसूस करो, वो हेल्प मांग रहा है, वो हेल्प मांग रहा है, इसीलिए ये गुस्से से चीखने वाला यानी किसी पर चिल्लाने वाले की तो बात ही नहीं हो सकती है। यानी येल एट किसको? मी, किसी पर चिल्लाने वाली बात नहीं हो सकती है, बल्कि हेल्प के लिए चिल्लाने वाली बात होगी, इसलिए आंसर ये होगा। आप इसका लिख लेना, येल एट समवन, येल एट समवन, येल एट समवन का अर्थ है किसी पर चिल्लाना। येल एट समवन मीन्स टू शाउट एट समवन। उत्पल, जो एस है ना, एस का मीनिंग हो रहा है यहाँ पर क्योंकि, उसने मुझे वहां मना किया बैठने से क्योंकि मैं गिर सकता हूं, ये बात कह रहा है, इसलिए एस से जोड़ा है। और अपने डाउट्स जो भी राघव एंड ऑल, जितने भी अपने डाउट्स जो है बस आप लिखते चले जाओ, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। मस्ट, अरुण वेट, अभी सारा ये मस्ट वगैरह बहुत लंबा है चैप्टर, अभी वेट करो।
अब आओ जरा खुद सोचो, सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचाना आपने? आपने इंपरेटिव सेंटेंसेस को ऐसे पहचाना कि वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू हो रहा था, है ना? जैसे बी हैप्पी, गो अवे, हेल्प, डोंट गो देयर, तो सारे वर्ब से शुरू हो रहे थे। इंपरेटिव सेंटेंस में हमें फीलिंग आती है आदेश, निवेदन, सजेशन, मना करना इनकी। अब आ जाओ लेट पे। अब आप खुद देखो, लेट का मतलब वर्ब है ये। अगर लेट से शुरू होते हैं सेंटेंसेस तो मीनिंग तो अलग अलग निकलता है। जैसे खुद सोचो, लेट अस पार्टी, तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप स्टूडेंट हो, कहोगे मैम प्लीज लेट मी गो, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। मैं कहूँगी लेट देम से सो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? जो बोलना है बोले। लेट हिम डू दिस हिमसेल्फ, ये एक तरह से ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है कि उसे खुद ही करने दो। मतलब ये जो लेट वर्ड है ना, ये लेट अपने आप में कई मीनिंग देता है और ये भी इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही आते हैं। लेकिन क्योंकि अलग अलग मीनिंग देता है इसलिए मैं लेट को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। इसलिए हेडिंग लिखो लेट, हेडिंग लिखिए लेट। और मैं हर वर्ब में, हर सेंटेंस में इस लेट वर्ब का तात्पर्य समझाऊंगी कि यहाँ लेट क्या बताना चाह रहा है। एक सेकेंड, लेट मी नहीं है, लेट अस गो है।
समर शेयर कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस आप जिसमें आपको दिक्कत हुई है? चलो अब जरा इन सब में आप जरा देख लो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं. He said to me, let us go to see a movie. इसमें ये लड़का क्या कर रहा है? He suggested, है ना? इसमें ये suggest कर रहा है. इसलिए मैं हर जगह पे let का मीनिंग लिखाते जाऊंगी कि क्या कहा है. Let me go home now. इसमें ये लड़का क्या किया? Requested. ठीक है. Let my friend say so. इसका मतलब है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो बोलना है. Don't care attitude. इसमें इसको जो दिख रहा है वो डोंट केयर एटीट्यूड दिख रहा है इसका. इसमें एक सेंटेंस छूटा है, लिखो. सेवेंथ भी लिखो. फोर्थ में आओ. He said he made this mess. इसने सारी गंदगी की है. Let him clean it. यहाँ पे आपको एक तरह का फोर्स महसूस हो रहा है. ये एक फोर्स्ड एक्शन है, एक फोर्स महसूस हो रहा है. ठीक है. Let him do his worst. जो करना है, जितना बुरा करना है करने दो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा. ये आप डिक्लेयर कर रहे हो, है ना? सीधा सीधा डिक्लेयर कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. He declared. आई है यहाँ पर, आई है तो आई कर दूं मैं. आई डिक्लेयर्ड. बाकी सब में तो ही था. जया ने कहा चलो पार्टी देते हैं. यहां पर जया ने सजेस्ट किया है. ठीक है. और उस सजेशन को सजेशन की तरह ही उसके हस्बैंड ने मना किया है. उसके हस्बैंड ने नो नहीं कहा. उसके हस्बैंड ने उस आइडिया का अपोज किया है, लेट अस नॉट. उसने कोई मना नहीं किया है. इसलिए यहां पे ध्यान रखना, यहां पे सीधा लिख दो, ही अपोज्ड द आइडिया. अगर वो कहता नो तो आंसर इन द नेगेटिव होता. यहां पे वो नो नहीं बोल रहा है. ठीक है. अब आओ. इस लड़के ने कहा लेट इट रेन. मुझे तो जाना है, बारिश होने दो, लेकिन मुझे तो जाना है. वो जाने का क्या कर रहा है? जोर दे रहा है, इंसिस्ट कर रहा है. इसका मतलब यहां पे जो लेट है वो उस बात पर इंसिस्ट करने के लिए है. देखो, इसीलिए सब में सबसे पहले आपको लेट का मीनिंग समझना पड़ेगा. अब ये फर्स्ट कैसे बनेगा? सजेशन है तो कहेंगे ही सजेस्टेड. और ध्यान रखना सजेस्टेड के साथ प्रेपोजिशन टू आता है. तो हम इनको अलग से देख लेंगे कि किन के साथ टू आएगा और किन के साथ नहीं आएगा. ठीक है. He suggested to me that
कंजंक्शन हो गया, सजेशन के साथ हम शुड लगाते हैं, नहीं लगाना चाहो तो भी चलेगा। सी अ मूवी। अब आओ, अगेन ही सेड टू मी है, लेकिन यहां रिक्वेस्ट दिख रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। टू मी मत लगा देना, रिक्वेस्ट के साथ प्रेपोजिशन टू नहीं आता। टू लेट छोटा कर दो बस, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हिम होगा, गो होम और नाउन बन जाएगा देन। इसने कहा बोलने दो जो बोलना है उनको, इसका मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल मूड पे आधारित है, इसमें कोई रूल नहीं एप्लीकेबल होगा। ये होगा he said that he did not care what his friends said। ठीक है, अब कहोगे इसमें तो कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कहा ना मूड पहचानो, जो बोलना उन्हें बोलने दो, इसका मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वही तो छिपा हुआ है, और वही जो छिपा हुआ था मैंने लिख दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ही डिड नॉट केयर। ठीक है, ही सेड ही मेड दिस मेस लेट हिम क्लीन इट। पहले तो सीधा सीधा ऐसे ही जोड़ दें, ही सेड दैट, ही मेड का हैड मेड हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, इतना में तो कुछ नहीं होगा। अब आओ आगे, मैंने कहा फोर्स्ड एक्शन। फोर्स मतलब समझ रहे हो, दबाव डाला जा रहा है, और जब आप दबाव डालते हो, फोर्स करते हो किसी को, तो फोर्स में जब मैं ये कहूँ ना कि मुझे जाना है, तो मैं कहूँगी आई हैव टू गो। फ्यूचर में कहूँगी मुझे जाना होगा, तो मुझे कहना पड़ेगा फ्यूचर में। फोर्स की बात करेंगे तो ये बाद में पढ़ोगे, अभी फोर्स का भी बताऊंगी मैं, लेकिन अभी देखो क्या कहना चाह रही फ्यूचर में। तो मैंने क्या कहा, आई विल हैव टू गो। गो मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। लेकिन आप एक चीज देखो, पास्ट में चल रहा है ना, तो पास्ट में चल रहा है तो इसका जब पास्ट बनाएंगे तो हम जानते हैं विल का पास्ट टेंस वुड होता है, बस इसी को वुड चेंज करेंगे। तो क्या कहा, ही सेड दैट ही हैड मेड दैट मेस एंड सो, इसीलिए ही वुड हैव टू क्लीन इट। देखो फोर्स्ड एक्शन में जो लगता है वो मैंने लगा दिया। He said that he had made that mess and so he would have to clean it. ठीक है, अब आओ, I said let him do his worst, he cannot harm me। मैं डिक्लेयर कर रही हूं,
आई डिक्लेयर्ड होगा। अब खुद सोचो मैंने क्या डिक्लेयर किया। मैंने ये कहा उसे अपना वर्ड्स बदतर करने दो, जो जितना खराब कर सकता है करने दो। करने दो का मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हिडन है, देखो यहाँ पे हिडन है क्या कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए उसको आपको मूड पहचान के लिखना पड़ेगा। आई डिक्लेयर्ड दैट नो मैटर even if he did, एक सेकेंड रुकना, that it didn't matter करना, even if he did his words. I declared that it didn't matter, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो पास्ट में तो didn't लगाओगे ना, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले कैन का तो कुड हो जाएगा, ही को स्मॉल कर दे और मी को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चले, आई हो गया। लेकिन देखो मैंने कहा था फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हो तो जोड़ना तो है ही। अब जोड़ना है तो कैसे जोड़े? आई डिक्लेयर्ड दैट इट डिडंट मैटर इवन इफ ही डिड हिज वर्स एंड एडेड दैट ही कुडंट हार्म मी। ये लगा सकते हैं, क्योंकि अब इसको जोड़ना है तो क्या करें, तो कुछ तो लगाना पड़ेगा। मैंने ऐसा सेंटेंस इसलिए दिया ताकि आप एक सेंटेंस देख लो एडेड दैट का भी। जब आपका कोई कंजंक्शन फिट नहीं होता है ना, सो देयरफॉर कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, तो क्या करें, कैसे जोड़ें, एंड एडेड दैट करके। अब इसको मैं उल्टा तरीके से कर दूं। उल्टा मतलब मैं ऐसे कर दूं, आई डिक्लेयर्ड दैट ही cannot का couldn't harm me even if he did his words। लो सेंटेंस शॉर्ट भी हो गया। और एक छोटा कंजंक्शन, इवन इफ, चाहे अपना वर्ड्स क्यों ना करे, मुझे कुछ नहीं कर सकता। अब ये 5 तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। रिपीट सेकेंड बेटा खुद देख लो ना। आपको लग रहा है मुझे घर जाने दो ना, अब मुझे घर जाने दो, ये तो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्टेड लगा दिया। थर्ड मैंने कहा था बोलने दो जो बोलना है, इसका मतलब है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 जगह पे, यहाँ पे मैं कह रही हूँ लेट माई फ्रेंड्स से सो, इसका मतलब है जो बोलना है बोलने दो, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मूड पहचानो। यहाँ पर भी मैं क्या कह रही हूँ, उसे जो करना है, जितना बदतर करना है करने दो, इसका मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको थर्ड और फिफ्थ जो है ना, ये मूड बेस्ड है। आपको चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा, उसमें कौन सा सटीक होगा वो मार्क करना पड़ेगा, इसमें रूल्स नहीं चल पाएगा। फर्स्ट में लेट क्यों नहीं आया, मैंने कहा लेट अस गो आउट, इसका मतलब है चलो बाहर चलते हैं। लेकिन दूसरा में मैं कह रही हूं मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दो में आप फिर कैसे करोगे, रिक्वेस्ट कैसे बनाओगे? ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो, लेट हटाना चाहते हो हटा दो, टू अलाउ हिम टू गो, टू परमिट हिम टू गो, है ना, लेट अलाउ परमिट कुछ भी लगा लो। अब आओ 6th में, जया सेड लेट अस पार्टी,
देखो मैंने एक बताया आपको तरीका, सजेस्टेड के साथ ऑब्जेक्ट है तो टू लगाओ। इसका ध्यान देना जरा, ये जो सजेस्ट है ना के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट दिखे, कौन ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसिपिएंट, कोई व्यक्ति ही होता है जनरली जो रिसिपिएंट होता है। सजेस्टेड टू मी, है ना? लेकिन आगे जानते हो कभी भी सजेस्ट के बाद हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लगाते, हम दैट से जोड़ते हैं। ये आप पढ़ोगे इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आई वॉन्ट हिम टू पास द एग्जाम, आई वॉन्ट हिम टू वर्क हार्ड, वहाँ पे टू चलता है। लेकिन आई सजेस्ट हिम, तब टू वर्क हार्ड नहीं होगा, दैट ही शुड वर्क हार्ड होगा, चाहे दैट ही वर्क हार्ड होगा। मतलब सजेस्ट के बाद हम दैट से आगे का वाक्य जोड़ते हैं। लेकिन मान लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब तो टू का मामला भी खत्म हो जाएगा, है ना? अगर टू का मामला खत्म हो गया तो क्या कहेंगे? आई सजेस्ट दैट ही वर्क हार्ड। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होगा, मैं दैट भी लगाना नहीं चाहूं तो, अगर दैट भी लगाना नहीं चाहते हो तो आगे जो वर्ब आएगा ना, सजेस्ट के बाद सेकेंड वर्ब जो आता है वो जेरेंड फॉर्म में होता है, ठीक है? इसलिए पहला तरीका तो मैंने पहला तरीके से लिखा। अब आओ सिक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, मैं इस तरीके से बना दूं, क्योंकि जया किसको बोल रही है वो तो नीचे दिख रहा है, ऊपर तो पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट को गायब ही कर दूं। ये करूंगी, जया सजेस्टेड। अब देखो, लेट अस पार्टी, पार्टी वर्ब भी है और नाउन भी है। अगर मैं कहूं यहां पे वर्ब है तो फिर अब पार्टिंग अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही जो कहते हैं ना गुड इंग्लिश में नहीं आता। तो कहेंगे जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी। ठीक है? क्या तरीका बनाया मैंने? मैं सजेस्ट के बाद जो सेकेंड वर्ब आया उसको जेरेंड फॉर्म में लगा दिया। ठीक है? अब आओ, उसके हस्बैंड ने कहा नो, तब आंसर होता हर हस्बैंड आंसर इन द नेगेटिव। उसका हस्बैंड कहता यस, तो कहते हर हस्बैंड आंसर इन द एफर्मेटिव। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा है, वो भी एक आइडिया की तरह ही बोल रहा है, लेट अस नॉट। इसका मतलब सीधा बनाना, हर हस्बैंड opposed the idea। और जान लो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं, तभी तो लेट को उठा के इतना निकाला है। ये जो नहीं है लेट हिम डू, ही मेड द मेस, इसका क्वेश्चन आया था मोहन मेड दिस मेस, लेट हिम क्लीन इट। इसका मतलब ये सारे क्वेश्चंस देखो, लेट का सवाल जहां जहां से आया है उसका मीनिंग समझा के बता रही मैं। इसने कहा ही सेड लेट इट रेन, आई हैव टू गो, बारिश हो रहा है होने दो, मुझे जाना है। 7 का ऐसे बनेगा, ही इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, ही इंसिस्टेड ऑन, और ऑन के बाद प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है वर्ब। वर्ब अगर रहेगा तो जेरेंड फॉर्म में आएगा। He insisted on going and did not care for the rain। लग भी रहा है कि बारिश हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सेम चीज
दोस्त क्या बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप एक और चीज सोच सकते हो कि आई हैव टू गो है, साफ साफ फोर्स्ड एक्शन दिख रहा है, मुझे जाना है, साफ साफ फोर्स्ड एक्शन दिख रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूं ही सेड दैट। हैव टू गो को हैड टू गो कर दे, ठीक है। और इसके बाद जो होगा, इसके बाद यही लगा दूं, ये पूरा ले आऊं बस। अगर मैं मान रही हूं कि मुझे जाना है, इंसिस्ट कर रहा है, तो एक तो मैं इंसिस्टेड के अकॉर्डिंग चला दूं, और आई हैव टू गो है तो फोर्स्ड एक्शन के अकॉर्डिंग चला दूं। जो ऑप्शन रहे वहां पे दोनों तो होगा नहीं, आपको पता ही है। सिक्स्थ में दोनों सेंटेंस अटैच नहीं होगा। कारण क्या है, जया अलग से बोल रही है और उसका हस्बैंड अलग से बोल रहा है। एक व्यक्ति जब दो सेंटेंस बोलता है ना, तब कंजंक्शन लगा के अटैच करते हैं, उनको जोड़ते हैं, ऐसे नहीं होता। देखो, जो आप कह रहे हो कि आपने दैट क्यों यूज किया, जबकि आप कह रहे हो कि लेट पार्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस है, आप एक चीज मार्क करो, मैंने लेट का अलग अलग यूज किया है। एक जगह पे जहां पे लेट रिक्वेस्ट के लिए था, तो मैंने क्या कहा था, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो, देखो वहां पे कंजंक्शन टू लगाया। लेकिन जहां पे उसका मीनिंग मूड के अकॉर्डिंग कुछ और निकल रहा है, तो मुझे सेंटेंस बनाना है ना, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने कहा लेट हिम डू सो, है ना, तो क्या कहा मैंने, आई डिक्लेयर्ड दैट। अब डिक्लेयर्ड लगाएंगे तो ना रिक्वेस्ट आ रहा है ना सजेस्ट आ रहा है, तो टू कैसे लगा लो। जेरेंट का यूज क्यों कर रहे हैं, सुनो, ये जो सजेस्ट है ना, उसके बाद वर्ब जोड़ना है तो तीन तरीके से करेंगे। एक तरीका है, उसने मुझे कहा मेहनत करो, तो मैं ऐसे कहूंगी, he suggested to me that I should work hard। पहला तरीका, मी गायब कर दूं, he suggested that I should work hard, हो गया। लेकिन ये व्यक्ति मुझे सजेस्ट नहीं करके अपने को भी लेके साथ में चलेगा, तो अगर वो कहेगा लेट अस वर्क हार्ड, तो क्या कहूंगी, he suggested working hard, है ना। क्योंकि वो लड़की जो जया है, वो अपने हस्बैंड को कह रही है लेट अस पार्टी, वो खुद भी तो साथ में है, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिखा जया सजेस्टेड टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को थोड़ी कह रही है पार्टी देने, वो खुद शामिल है, तो क्या कहेंगे, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, ठीक है। So we have done let now। अब आओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं।
विकास बुक अवेलेबल करवा दो। विकास विश्वकर्मा कहना है, आउट ऑफ स्टॉक है बुक, जल्दी अवेलेबल करा दो। सुनो उत्पल, ये जो आप कह रहे हो ना टफ लग रहा है, बात क्या है ना कि अब जो पोर्शन में मैं पहुंच गई थी ना लेट वाले में, आपको जनरली ये अलग से कोई टीचर नहीं कराएगा। रीज़न क्या है कि लेट के इतने वेराइटीज़ जो है क्वेश्चंस के, ये सारे आए हुए हैं और मैंने सबको असेंबल करके एक जगह करके फिर आपको समझा दिया कि किस मूड में होते हो जो आप लेट का इस्तेमाल करते हो, और अलग अलग मूड बता दिया। जो क्वेश्चंस आते हैं मूड के ना, वो जनरली रूल से अलग होते हैं, तो इसीलिए उनको छोड़ के चल जाते हैं टीचर। आपको अगर मुश्किल लगेगा तो फिर जनरली टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग कि भाई बच्चा को जो डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको दो ही मत, ताकि आप बच्चे भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। लेकिन मेरा काम है आपको मेंस तक पढ़ाना, इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोर्शन जहाँ आए समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया आप 4 बार पूछो, मैं बताऊंगी, लेकिन उसको छोड़ के नहीं चल सकते ना। दूसरी बात है, आपको अभी डिफ़िकल्ट लग रहा है, जब चारों ऑप्शन देखोगे ना तो वो केक वॉक लगेगा, आपको आराम से होगा वो। नेक्स्ट आओ, जरा इसको देखो कैसे बनाएं। He exclaimed with joy that he had passed. देखो क्या किया, ये सेट, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ही सेड हुर्रे, ये पूरा चेंज हुआ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, है ना। और बाकी तो कुछ भी नया नहीं है। कंजंक्शन दैट, प्रोनाउन का चेंज जो बताया था, टेंस का चेंज जो बताया था, बाकी तो कुछ नया है ही नहीं। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको लिखवाऊंगी, और सेकेंड पॉइंट जो होगा ना मैं क्या लिख दूंगी, अभी लिखना नहीं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट अभी बाकी है। रिमेनिंग रूल्स ऑफ assertive sentences, जो शुरू में नहीं पढ़ाया था assertive sentences, सारे के सारे तो वही आ गए। क्या कंजंक्शन दैट लगाइए, टेंस, प्रोनाउन, टाइम और प्लेस और मॉडल सब अकॉर्डिंग चेंज करिए, जो नियम दिए हुए हैं वो, यानी कुछ भी नया नहीं है इसमें, खाली फर्स्ट पॉइंट नया है। क्या नया है उसको ध्यान से देखना। मैंने कहा सेड प्लस एक्सक्लेमेटरी वर्ड प्लस ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये चेंज होगा। चेंज हुआ क्या में, एक्सक्लेम्ड विथ, अब डिपेंड करता है क्या, अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड एलास दिखे आपको तो चेंज होगा सॉरो में। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड हुर्रे दिख जाए तो होगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो हम लोग छी बोलते हैं ना, फाई या आ, घृणा से जब बोलते हो, अगर ये वर्ड दिख जाए तो बनेगा एक्सक्लेम विथ डिस्पाइस में या डिस्गस्ट में। देखो हम लोग हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं ना ये बड़े अच्छे से जानते हैं, है ना, छी, ओह, वाह, लेकिन इंग्लिश क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हमारा है नहीं, तो हम लोग को वो जो गश ऑफ फीलिंग के साथ कौन सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोलना है उसके बारे में सीखना पड़ जाता है। तो एलास होगा सौरो मान के चलना, हुर्रे जॉय, फाई या अ तो डिस्पाइस और डिस्गस्ट, जिसका मतलब घृणा होता है। ठीक है, अब खुद देखो, अगर मैं कहूं ओह आई एम सॉरी तो ये पश्चाताप कर रही हूं। ओह व्हाट अ फाइन वेदर,
बहुत सरप्राइज के साथ बोल रही हूँ, इसीलिए अगर आपको ओह दिख रहा है तो समझ जाना कि या तो रिग्रेट है या फिर सरप्राइज है, या तो रिग्रेट है या फिर सरप्राइज है। लो क्लास छोटी है तो आप वो जितना भी आपका बैकअप हो देखिए, सीरियली देखना तब समझ में आएगा। बोलो, यही तो फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल देखो हमने चेंज कर दिया और उसके बाद कंजंक्शन दैट और बाकी सारा सब कुछ वैसे ही। लेकिन इसके 3-4 तरीके होते हैं और ये 3-4 हम डिवाइड कर चुके हैं इनको कि अब 3-4 अलग अलग तरीके के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। चलो अब मैं टाइप 1 टाइप 2 करके चलूँगी, ठीक है। पहले आ जाओ, ये जो पढ़ाया था ना मैंने, इसको लिखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टाइप 1। जो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया वो लिख देना टाइप 1। लिखो, उसके सेंटेंसेस लिखो कुछ। अब मैंने आपको जो सिखाया उसके बाद मैंने खुद ही अपना वर्ड चेंज कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे नहीं पता, मैं इंग्लिश हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब ये कह रहा है आई एम सेफ नाउ, तो जैसे एक चैन की सांस नहीं लेते हो, फ्यू आई एम सेफ नाउ, उस टाइप का वो रिस्पाइट यानी कि चैन की सांस ले रहा है ना। ऐसे ही कुछ वर्ड खोजूंगी मैं 4 ऑप्शंस में से जो चैन की सांस का कुछ होगा, ठीक है ना। अब सेकेंड में मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर ये वर्ड तो मैंने लगाया ही नहीं है, गलती हो गई है, ये जरा हुर्रे लिख लो। चलो अब फर्स्ट में आते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, किस तरह से, चैन से, है ना, चैन से सांस लिया है, विथ रिलीफ। और सुनो, एक्सक्लेम विथ रिलीफ इसलिए कहा
क्योंकि मैंने कहा आप थोड़ा मीनिंग समझ के बात करो। जैसे एक चैन आपको हारा है, लेकिन जानते हो आप एक फ्रेज के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं चैन की सांस लेना, तो कहते हैं हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। इसलिए उसको भी लिख के रख लो, काम आएगा। हीव का मतलब जैसे तेज आप सांस खींचते हो और मतलब लंबी सांस खींच के निकालते हो ना, जब आप चैन पड़ता है आपको, तो हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, इसका मीनिंग लिखना चैन की सांस लेना। और अगर नहीं पता है ये, तो हम यही तो समझ रहे हैं कि एक्सक्लेम विथ रिलीफ दैट आई एम, तो ही के अकॉर्डिंग चला, एम वॉस में हुआ, सेफ और नाउ का देन हुआ। मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड का मीनिंग पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सेंटेंस से खुद सोचो क्या होगा। जैसे मैंने आपको जानबूझ के नहीं लिखवाया ये इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड का, लेकिन इससे पता चल रहा है कि उसे थोड़ा सा शांति मिली है, चैन मिला है कि वो सेफ है। She said, "Hooray!" She exclaimed with joy that. अब ये देखो, फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन हमें शी का प्लूरल चाहिए अब, तो दैट दे हैव का हैड हो गया बस। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल सारा हमारा kdpublication.com में है, और सारी किताबें जो मैंने लिखी है। इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 1000 डिटेक्टिंग एरर, 900 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये 4 तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सेमांटिक्स अगर ले लोगे तो अच्छी बात होगी, वो क्या भी तैयार होता रहेगा। समर का एक कंप्लेन है, देखो क्या है ये, उसके नीचे वाला। हाँ, चलो। द फार्मर सेड, एलास आई लॉस्ट माई ऑक्स। एलास का मतलब सौरो के साथ, कि उसका बैल खो गया। द फार्मर एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फार्मर है तो ही हो गया, लॉस्ट है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग माई है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हिज होगा। हो गया। द फार्मर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज ऑक्स। वेलकम राजगुरु। चलो, कोई प्रॉब्लम बताओ। ये हमने टाइप 1 किया है, ठीक है, सिर्फ टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 में। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं समझाती हूँ टाइप 2 क्या है।
चलो देखो, बोलोगे सेम चीज तो पढ़ा रहे हो आप, टाइप 2 क्यों किया? टाइप 2 इसलिए किया क्योंकि देखो, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइस दैट, दैट के बाद वो कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, वो सीधा वोमिट कर दिया। देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है बस वही चेंज होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन में ना आपको वोमिटेड का हैड वोमिटेड बना के देगा। भाई वो कुछ बोला नहीं है, स्पीच में स्पीच तो होना चाहिए ना, डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। यहाँ तो ये एक्शन किया, वोमिट कर दिया, ये यहाँ पर बेहोश हो गया और ये यहाँ पे खुशी से उछल पड़ा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही चेंज करना है, देख लो, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्पाइस और उसके बाद दैट नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास आगे कोई सेंटेंस ही नहीं है जोड़ने को, बस एंड फेंटेड एंड वोमिटेड। उसी तरह से यहां पर भी सेम वर्ड लगाओगे, डिस्पाइस और डिसगस्ट कुछ भी लगा दो, एंड फेंटेड, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइस एंड फेंटेड, बस दैट लगाने के बाद हमें सेंटेंस चाहिए, हमारे पास सेंटेंस ही नहीं है। उसी तरह से यहां पर भी ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अब आगे देखो, एंड जम्प्ड विथ जॉय। अब दो बार जॉय आ रहा है ना, क्या है? ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एंड जम्प्ड विथ जॉय। क्यों लगाए दो बार जॉय? ही एक्सक्लेम्ड, अब सुनो फिर से ध्यान से, जॉय एक बार हो गया, फाइन, लेकिन खुद सोचो प्रेपोजिशन भी तो सेम रिपीटेड है। आप प्रेपोजिशन में ये पढ़ोगे कि अगर प्रेपोजिशन अलग अलग हो ना, अलग अलग हो, तो हमें दोनों प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। यहाँ तो प्रेपोजिशन भी सेम है, जब प्रेपोजिशन सेम है तो वो भी हटा दो, बस क्या हुआ? ही एक्सक्लेम्ड एंड जम्प्ड विथ जॉय, मतलब हुआ ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एंड जम्प्ड विथ जॉय, दोनों मिलके क्या बन गया? ही एक्सक्लेम्ड एंड जम्प्ड विथ